गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11th का तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस गेंद है या खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत अस्तरमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्र को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मैग्मा याद है? पृथ्वी की आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। पृथ्वी के अंदर का बारे में आपको आंतरिक पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में आपको जानना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उसके अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही आप समझ सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रमाण जैसे ड्रिलिंग, खनन के द्वारा निकलने वाली चट्टानों से हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी में किस तरह की संरचना है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को किसके द्वारा से समझा जा सकता है? अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि जो जो हम पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाएंगे तो उसके तापमान में वृद्धि होती है और इसलिए हम वहां पर पहुंचना संभव नहीं है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। अंडरलाइन करें। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी के बाहरी और पृथ्वी के आंतरिक भागों पर जो भूदृश्य देते हैं उनको परिवर्तन लाने वाले दो कारक हैं, बहिर्जात और अंतर्जात। बहिर्जात में आपका आएगा वर्षा, पवन, तापमान, है ना। और अंतर्जात बलों के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी आएगा, जो कि इस भूदृश्य को आकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से कारक है? बहिर्जात, अंतर्जात प्रक्रिया भूदृश्य को आकार देती रही है। अंतर्जात प्रक्रिया के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति समझने के लिए भूगर्भिक प्रक्रियाओं, कौन सी प्रक्रियाएं? भूगर्भिक प्रक्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ये समझने के लिए पृथ्वी की कंपन क्यों होता है, सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, कंपन पृथ्वी के किसी भी भूभाग में अचानक कंपन होना, और वो किससे होता है? भूगर्भिक हलचल से होती है, भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। सुनामी समुद्र के अंदर, समुद्र के आंतरिक भाग में भूकंप का आना, जिससे अचानक लहरें पैदा होती है, उसको सुनामी कहते हैं। ये जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी से क्रोड़ तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया। इस अध्याय में इसी संबंधित बात करेंगे। अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ की जानकारी के दो तरह के साधन हैं। भूगर्भ के बारे में हमें, पृथ्वी के अंतरतम के बारे में हमें दो तरह के साधनों से जानकारी मिलती है। उन साधनों को दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, है ना। तो हम देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ये पहला प्रश्न बना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर है।
पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इसकी गहराई पर इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। कौन सी हैं? धरातलीय चट्टानें। प्रत्यक्ष स्रोत में पहला आएगा धरातलीय चट्टानें, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते? खनन से। ये इसका उदाहरण है दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इसमें अधिक गहराई में जा पाना संभव नहीं है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर की 2 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, पहली परियोजना है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। अंडरलाइन करें इसको, सबसे गहरा अंटार्कटिक महासागर में में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों की विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। अंडरलाइन करें इसको, प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशालाओं अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है ना? क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष साधन से जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा तप्त गर्म लावा कहाँ आता है? धरातल पर आकर क्या बन जाता है? मैग्मा बन जो मैग्मा होता है अंदर भूगर्भ के अंदर तृप्त, जो बाहर आकर के क्या हो जाता है? लावा बन जाता है। उस लावा को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उसका शोधन करते हैं, जिससे ये पता पड़ता है कि इस स्थान पर किस तरह की चट्टानें हैं, किस तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के गुणधर्म की विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। गहराई के साथ क्या होता है? तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव, घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इस लक्षण का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्का, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही नहीं भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं।
अन्य अप्रत्यक्ष साधनों में। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। अंडरलाइन करें। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान की वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी भूकंप की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन है। यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रपटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भूप्रपटी की गहन दरारें ही भ्रंश है। भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती है, अभिसारित, तथा ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं। उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे विपरीत दिशा में सरक जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। ऊर्जा तरंग अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी की प्रत्यक्ष स्रोतों के नाम लिखिए। जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों के नाम लिखिए। धरातलीय ठोस चट्टानें, भूगर्भिक स्रोतों में उद्भेदन द्वारा खनन क्षेत्र से प्राप्त चट्टानें, और तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार, है ना। फिर है भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा। मैग्मा एवं लावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैग्मा क्या होता है? वह तृप्त एवं गर्म पदार्थ जो भूगर्भ में तरल अवस्था में होता है उसको मैग्मा कहते हैं। और यही तरल और तप्त पदार्थ जब धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है उसको लावा कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? अधिकेंद्र अभी आपने देखा कि जहाँ पर भूकंप वह